लेकिन रत्नाकर जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ ही पीडीपी के प्रवक्ता सोहित शर्मा वो भी हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद। मुझे रत्नाकर जी और काजमी साहब अभी मुझे नजर आ रहे हैं। इसके साथ बाकी मेहमान भी हमारे साथ होंगे। सर्वेश पाठक भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा होंगे। लेकिन काजमी साहब, आपके साथ इसीलिए शुरू करती हूँ क्योंकि रत्नाकर जी को कांग्रेस का काउंटर चाहिए होगा। जैसे ही कांग्रेस के गेस्ट जुड़ेंगे रत्नाकर जी के पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले काजमी साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि सुबह से आती हुई तस्वीरें हो सकता है ये लोगों को शायद यूजुअल लगती हूँ कि ऐसा ही पहले भी होता था, लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, मैं ये जानना चाहती हूँ आपके पर्सपेक्टिव से कि तस्वीरें आपको कितनी जुदा, कितनी अच्छी, कितनी शानदार लोकतंत्र के इस महापर्व में नजर आती हैं। कितना बदला कश्मीर और लोगों के माइंडसेट में कितना चेंज आया है, काजमी साहब? देखिए पूर्णिमा जी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो जिस तरह के प्रोग्राम्स अवेयरनेस के जम्मू कश्मीर में किए हैं वो भी एक रीजन है। और जम्मू कश्मीर के लोग देखिए खुशी से कोई चीज करना और किसी के कहने पे या दुखी होके उस महोत्सव में पार्टिसिपेट करना, वो आपके विजुअल्स के माध्यम से, आप पुराने विजुअल्स देख लीजिए, आज के विजुअल्स देख लीजिए, मुझे लगता है बताने की जरूरत ही नहीं है। जो उत्साह हमारी बहनों में, माताओं में, बच्चों में, जवानों में, बुजुर्गों में आज इन विजुअल्स के माध्यम से आप दिखा रही हैं, ये अपने आप ही इंडिकेट करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट के माध्यम से जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलने में आज बिल्कुल रवा दवा है। और ये लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्होंने दुनिया को दे दिया कि कोई अलगाववाद नहीं, कोई रेडिकलाइज ग्रुप नहीं, कोई मस्जिद की ऐसे फतवे नहीं, हम किसी चीजों को नहीं मानते हैं सिवाय अपनी जमहूरियत के, अपनी राइट के, अपने वोट के हक के, और हम ही अपने जम्मू कश्मीर का नक्शा बदलेंगे। ये आपके विजुअल्स बता रहे हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कोई ये कहता है कि तब इलेक्शन हुई थी, देखिए मैं यहां रहता हूं, मुझे पता है 35 साल से मैंने बहुत इलेक्शंस कवर किए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन देखिए जहां कैंडिडेट ही नहीं कभी खड़ा हुआ करता था, जबरदस्ती कैंडिडेट्स को खड़ा किया करते थे। कहीं किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 70s 80s में आप डीसी एमएलए बनाया करता था, और वो हमने सब दौर जो है वो हिस्ट्री में प्रिजर्व्ड है। और आज जम्मू कश्मीर जो है दिल्ली की तरह, महाराष्ट्र की तरह सुबह 6 बजे 7 बजे से लाइनों में लगा है। ये बदलता जम्मू कश्मीर है, और मुझे पूरी उम्मीद है, सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 8 अक्टूबर के बाद एक नया जम्मू कश्मीर बनने में वो सरकार बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगी, और मरकज की गाइडलाइंस पे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है, संजीव कौशिक जी का भी स्वागत कर देती हूँ। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिर रत्नाकर जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ये सवाल मुझे लगता है रत्नाकर जी से पूछना ज्यादा एप्ट होगा। रत्नाकर जी, आप ही के पास आती हूँ क्योंकि आज जो जम्मू की कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर यह बताया जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है और इस पूरे फेज में बीजेपी का दबदबा ज्यादा कायम रहने वाला है। लेकिन जरा 2014 में जिस तरीके का चुनाव रहा और आपने कई सीटों पर अपनी स्थिति मजबूती के साथ दर्ज की, आपको लगता है कि अब 2024 के बीच में बीजेपी के लिए भी कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि क्रूशियल जम्मू में हो सकती हैं? आपको वहां पर कोई चुनौती नजर आती है, या आपको लगता है कि जैसा प्रदर्शन 2014 में रहा वैसा 2024 में जम्मू संभाग में बीजेपी प्रदर्शित करती हुई नजर आएगी? पूर्णिमा जी, उससे भी शानदार प्रदर्शन रहेगा। और ये तीसरे फेज में हमारी मजबूत स्थिति सिर्फ नहीं है, ये तीनों फेज में हमारी स्थिति मजबूत है, और हम निश्चित रूप से जो वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये मैं आत्मविश्वास के साथ आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे विकास के अनवरत कार्य किए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है उनके हाथों से बंदूक निकाल करके और कलम देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और विकास के इतने काम किए हैं। आप बता सकते हैं कि हमने विकास के वहां पे डिग्री IITs खोले हैं, IIMs खोले हैं, एम्स खोले हैं, वहां की जम्मू कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, वंदे भारत ट्रेन आज चल रही है वहां पे। लाल चौक पे जाकर के कोई भी वहां पे रिपोर्टिंग कर सकता है, देख सकती हैं आपकी किस तरह से वहां हालत जो है खुशनुमा है। और जम्मू कश्मीर की जनता, ये 4.5 साल लगे हमें, पिछले 4.5 साल में हमने ऐसे हालात बनाए हैं। आज चुनाव अलगाववाद बनाम विकासवाद है, और जम्मू कश्मीर के नौजवान वो चाहते हैं कि उनके वो जो है IITs में पढ़ें, वो चाहते हैं कि वो वंदे भारत ट्रेन में सफर करें।
वो चाहते हैं कि जो पावर प्रोजेक्ट्स हमारे वहां पे चल रहे हैं उनमें उनकी सहभागिता हो, लेकिन वहीं पे एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियां यह चाहती हैं कि वो आज भी पाकिस्तान प्रायोजित जो एजेंडे हैं उन एजेंडों पे काम करें। वो आज भी चाहती है कि धारा 370 बहाल हो। वो आज भी आतंकवादियों को अपना हीरो कहने में जरा भी गुरेज नहीं करती। वो आज भी अफजल गुरु को ये फांसी क्यों दिया गया, इसको वो जनता के सामने ला करके और अपनी सिंपैथी हासिल करना चाहती है। अभी आपने देखा कि किस तरह से नसरल्ला की मौत पे रिलीजियस कार्ड खेलने का काम इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा किया गया। तो जम्मू कश्मीर की जनता यह देख रही है और समझ रही है कि ये पीडीपी और एनसी जैसी पार्टियां जो चाह रही हैं कि इसको 370 को फिर से बहाल करके और नौजवानों के हाथ में बंदूक दिया जाए, ये अब कदापि संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से वहां पे चुन कर आने जा रही है। ठीक है, आपने एक तस्वीर का जिक्र किया हसन नसरल्ला और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर लोगों का एक हुजूम उमड़ पड़ा घाटी से, वो तस्वीरें हमने देखी। आपसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर टीना कनवीर, आपका स्वागत करती हूं मैम, ईशान त्यागी थे कांग्रेस के प्रवक्ता, और उन्होंने जिक्र किया था हेड कांस्टेबल बशीर अहमद का। बशीर अहमद जो कि जिनकी शहादत हुई, कल मैंने उसकी एक तस्वीर दिखाई मैम कि एक तरफ जहां पर हसन नसरल्ला और उसकी मौत के बाद जुलूस निकल रहा है, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट, और इसको काजमी साहब आप भी सुनिएगा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट तस्वीर थी कि हेड कांस्टेबल बशीर अहमद जिनकी शहादत हुई, वहां पर उनके साथ उनकी शहादत को सलाम करने के लिए बहुत नाम मात्र के लोग मौजूद थे। मेरी समझ से ये परे है। हसन नसरल्ला और उसकी मौत के बाद हजारों लाखों की संख्या में हुजूम उमड़ पड़ता है, लोग शोक मनाते हैं, विरोध में नारेबाजी करते हैं, लेकिन हेड कांस्टेबल की शहादत पर वहां के लोग इकट्ठा भी नहीं होते, शहादत को नमन भी नहीं करते। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके सवाल के जवाब से पहले कि देखिए लोकतंत्र का पर्व है और आज आखिरी फेज का चुनाव है जम्मू कश्मीर में, और मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए ये चुनाव जो है ये बहुत आवश्यक चुनाव है, बहुत अहम चुनाव है, ये स्वाभिमान का चुनाव। और ये जम्मू कश्मीर, क्योंकि देखिए अभी साहब बोल रहे थे, अब आप मुझे एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर के युवाओं से कोई पूछ सकता है कि 65% जो पद है खाली है आज तक, वो भरे क्यों नहीं गए? तो देखिए हम लोग जो वादे कर रहे हैं, हम लोग जो कांग्रेस पार्टी जो अपने गारंटी देने का काम कर रही है और लगातार जो कह रही है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम युवाओं को नौकरी देंगे, तो देखिए वहां की आवाम जो है वो इंतजार कर रही है कि कब जो है ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और वो सारे ख्वाब उनके पूरे हों, क्योंकि उनके सपने जो है लगातार उनके सपने अधूरे हैं अभी भी, और उन ख्वाबों को, उन सपनों को पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो करने जा रही है, पूरा करने जा रही है। तो मैं उन सबको फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि देखिए चुनावी भाषण देना, फीते काटना ये बहुत आसान है, लेकिन उन लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना वो बहुत बड़ी बात है, और कांग्रेस पार्टी और हमारी गठबंधन की सरकार वो पूरा करने जा रही है। यहाँ तो देखिए साहब जाते हैं, बोल कर आ जाते हैं, और पूरे देश को ही ये ख्वाब दिखाया था कि भाई हम तो करोड़ों में नौकरियां दे देंगे, लेकिन युवाओं को नौकरी कहाँ है? तो जो ये कह रहे कि हमने पत्थर से किताबें दे दी, तो वो पत्थर कैसे? तो फिर तो आपको आतंकवाद रोक देना चाहिए था। 100 दिन की सरकार के समय आपके 100 दिन हुए हैं और 37 से ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं, तो क्यों हो रहे हैं? ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ये ठीक से अपना जो है अपना शासन ठीक से कर नहीं पाए हैं, और ये सिर्फ बतौले लोग हैं, ये सब बातें करते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उसका कोई आपने जो सवाल पूछा ना मैंने टीना जी आपसे, आपने ठीक है आपने अपनी बात रखी, आपका पूरा अधिकार भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस फ्लो में आपने मेरे उस सवाल की गंभीरता को खत्म कर दिया। उसके पीछे की मेरी आप इंटेंशन, मुझे लगता है काजमी साहब उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। काजमी साहब मैं इसी इंटेंशन की बात कर रही हूँ। मतलब शायद मुझे ये नहीं अच्छा लगेगा कि उमर अब्दुल्ला साहब बयान दे कहे कि क्लाउड्स ऑफ वॉर आर विजिबल इन द होल रीजन, फिर उसके बाद महबूबा मुफ्ती जो हैं वो अपने तमाम प्रोग्राम्स कैंसिल कर दें, हसन नसरल्ला को लेकर उनका दुख इस तरीके से बाहर आए। मैं सिर्फ इस एक पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ, जब हेड कांस्टेबल की शहादत होती है तो वहां पर लोगों की आपको जमावड़ा नजर नहीं आएगा, लेकिन हसन नसरल्ला
जो कि एक आतंकी के तौर पर जाना जाता है, जिसने वैसे ही काम किए हैं, उस हसन नसरल्ला की मौत पर हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जुलूस निकालती है। देखिए पूर्णिमा जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि जम्मू कश्मीर के रहनुमा जो हैं वो अपनी आयश के लिए या अपनी सहूलियत के लिए कभी कभी वो चीजें कर देती है जो जम्मू कश्मीर को फिर 2 साल 5 साल पीछे ले जाते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के जो नेतागण हैं, जो भी जिस भी पार्टी से जम्मू कश्मीर के लोग जो जिनको जिता के भेजते रहे या चीफ मिनिस्टर बनाते रहे, अब तो हार भी गए, लोगों ने नहीं नकार दिया। तो अनफॉर्चुनेट ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पल्स पे बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं देंगे, अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज जो रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ी हो, उसी तरह जो रेडिकलाइज ग्रुप करते थे, उसी तरह ये नेतागण भी जो है उस तरह की बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती मैं कहूंगा कि ऐसे नेता जम्मू कश्मीर में हैं। और जो मसले हैं, जिन बुनियादों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको छोड़ के एक दिन के लिए नसरुल्ला और हिजबुल्लाह की बातें करना शुरू हो गए। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द जम्मू कश्मीर पीपल, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकती क्योंकि इनका रोड मैप ही ऐसा है। ये सोचते हैं कि इसी रोड मैप से हमारा वोट बैंक जो है सिंपैथेटिकल रिलीजियस लाइन से बढ़ करने के लिए सोहित जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, पीडीपी के प्रवक्ता हैं। सोहित जी, अब से थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रही थी हसन नसरल्ला और उसके सपोर्ट में महबूबा मुफ्ती जी भी बहुत दुखी नजर आई हसन नसरल्ला को लेकर, उनकी सॉलिडारिटी और इसके साथ, ठीक है वो गाजा फिलिस्तीन की भी बात करती हैं, लेकिन हसन नसरल्ला की मौत पर उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, अपने तमाम कैंपेन्स को वो कैंसिल कर देती हैं। और दूसरी तरफ जब हेड कांस्टेबल बशीर साहब की शहादत होती है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते। इसी माइंडसेट की मैं बात करती हूँ साहब कि जब हम घाटी को बदलना चाहते हैं तो हमें तो पहले इस माइंडसेट पर काम करना होगा, इसको बदलने पर काम करना होगा, लेकिन करेंगे कैसे जब वहां की रीजनल पार्टीज इन सपोर्ट ऑफ अ टेररिस्ट खड़ी हुई नजर आए और उनके लिए उनकी आंखों में आंसू हो, उनकी आंखों में दुख हो, वो उसको बयां भी करें, सॉलिडारिटी व्यक्त करें, कैसे होगा फिर बदलाव? देखो, जो बात आप सोच रहे हैं वो हम 2002 से ये बात करने को लगे हुए हैं। हमारी कोशिश यही है कि कश्मीर में शांति प्रक्रिया शुरू की जाए, उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। हीलिंग टच पॉलिसी इसीलिए हमने यहाँ पे शुरू की थी और उसी का नतीजा था कि जम्मू कश्मीर में एक बदलाव का लहर शुरू हुई थी, तो उसके लिए हम लगे हुए थे। बस तो बाकी क्लियर सोहित जी, देखो बस क्लियर होना चाहती हूँ, नहीं क्लियर होना चाहती हूँ। आपने अभी बोला कि उन लोगों को हम इन्वॉल्व करना चाहते थे, किन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते थे सोहित जी? देखो, जो जम्मू कश्मीर में हुए थे, जो लोग गलत राहों पे चल पड़े थे, हाँ। उनको हम अपनी जमहूरियत में शामिल करना चाहते थे। कैसे? उन लोगों को शांति प्रक्रिया में शामिल करना चाहते थे। यही एक हीलिंग टच पॉलिसी थी जिससे जम्मू कश्मीर में एक नया इतिहास लिखा गया था, जिसमें 2003-4 में एक डेवलपमेंट की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ा था। और उसी का एक नतीजा था कि जो बनिहाल टनल शाम को 5 बजे बंद हो जाता था, वो फॉर एवर के लिए खुल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी पंडित भाइयों को वहां पे मौका मिला रहने का, नौकरी करने का, और काफी लोग वहां पे जाकर काम करने लगे। सो एक माहौल बनाया गया। जहां तक हमारे भाई बशीर जी की जो आप बात कर रहे हैं, जो शहीद हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। वो जो लोग वो देश के लिए लड़ रहे हैं, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, वो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो आतंकी जो आपके जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं साहब। नहीं, एक सेकंड सोहित जी, सोहित जी देखिए, मुझे पता है सोहित जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताती हूँ सोहित जी, मुझको ये पता है कि मैं आपका माइंडसेट नहीं बदल सकती, मुझे ये पता है कि मैं आपका माइंडसेट सोहित जी नहीं बदल सकती, और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपका माइंडसेट बदलने की, क्योंकि आप किसी को कितना भी बताओ वो सोचता वही है, वो करता वही है जो वो करना चाहता है। इसीलिए मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं है। लेकिन सोहित साहब, जब आप बशीर साहब की बात करते हैं और बशीर साहब की शहादत को मैं सलाम करती हूं यहां से, आपको अगर आपको उनकी शहादत को सलाम करना था तो कल जब कॉफिन में वो आए थे ना, तो उस वक्त वहां पर आपकी पार्टी या किसी व्यक्ति को मौजूद रहना था, तब आप करते उनकी शहादत को सलाम। महबूबा मुफ्ती को जितना दुख हसन नसरल्ला की मौत पर है, बशीर साहब की शहादत पर एक शब्द नहीं है उनके पास।
कश्मीर की और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि हम ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे। मुख्य धारा से कौशिक साहब किसको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते थे? किसको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते थे? ये मानसिकता बदलेगी ही नहीं अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगी। आतंकियों की शहादत पे रोना गाना होगा और हमारा कोई जवान, कोई पुलिसकर्मी शहादत दे देता है तो उस पर कोई शब्द नहीं। बोलने से इस बात को समझना होगा। देखिए पूर्णिमा, 10 सालों के बाद में जम्मू कश्मीर में चुनाव का ये वातावरण बना है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि 10 साल अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही शासनकाल वहाँ पे रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बहुत मेहनत की वहाँ पे, ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि स्थिति बदले, हालात बदले वहाँ पे। लेकिन आज जो इलेक्शन हो रहा है, आज आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बचाने के लिए, क्या वहाँ की जनता इसके लिए वोटिंग कर रही है या वहाँ की जनता इससे बेहतर वाले कंडीशन में वो ले जाना चाहती है या जो पहले था उसी कंडीशन में रहना चाहती है? ये तो वहाँ की जनता तय करेगी ना। हम वहाँ की जनता से सिर्फ ये अपील कर सकते हैं या ये कह सकते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग कह सकते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमारी विचारधारा ये है या हम इस तरह से तरक्की करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो सत्ता से बाहर रही है या वहाँ पे जो लोग हैं, जिन लोगों को चुन करके लोगों ने भेजा था, उनके साथ पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रहने वाले लोग किस तरह से पेश आए हैं, उसके आधार पर भी वो तो प्रतिक्रिया देंगे ना। ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ के लोग 10 सालों से उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे जमहूरियत को एक तरह से कमरे में बंद कर दिया गया है। तो वो भी एक प्रतिक्रिया है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही तो लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। और मैं यही कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों तक यदि भारतीय जनता पार्टी अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रही है तो अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन। जी, लोकतंत्र सबसे ऊपर है ना। हाँ, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आतंकवाद कहाँ नजर आता है? ये वहां की जनता को तय करना है। आतंकवादियों के लिए रोना गाना, उनके लिए सॉलिडारिटी दिखाना कहाँ नजर आता है? तो ये वहां की जनता तय करेगी ना। नहीं, जनता तो तय करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं फिर वहां पर? अपनी सियासत चमका रही हैं सिर्फ। निश्चित तौर पे सारी पॉलिटिकल कुर्सी चाहिए ना। जिस पीडीपी कुर्सी के बदले तो क्या हुआ है? तो जिस पीडीपी की शिकायत कर रही है आज भारतीय जनता पार्टी, जिस पीडीपी की शिकायत कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आप नहीं करते हैं कौशिक जिस साहब। पीडीपी की शिकायत भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसी पीडीपी के साथ तो सरकार में थी। पत्थरबाजी के दौर पर अफजलपुर को तो शहीद मानती है ना। आप सेपरेटिस्ट के वकालत करने वालों का जिक्र नहीं करते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि उनको टेबल पर लाने की, पाकिस्तान को बातचीत के लिए टेबल पर लाने वालों का जिक्र नहीं करते हैं। 2 तरीके हो सकते हैं। आप 10 साल तक, क्योंकि आपको सूट करता है, 10 साल की बात करेंगे, लेकिन इन्हीं 10 सालों के बीच में जो आतंकवाद के लिए, आतंकवादी के लिए रोना गाना करते, अपनी सॉलिडारिटी दिखाते हैं, उनकी बात आप नहीं करेंगे। क्या बदल गया? ये तो 10 साल के भीतर बेहतर हुआ है ना। अभी यहाँ पे यही इसी 10 साल के बीच में हुआ है ना। कैसे होता है ये बताइए जरा मुझे। बुरहान वानी के जनाजे में क्यों आंसू लेकर निकाल कर पहुंच जाती है कोई नेता? कैसे पहुंच जाती है ये बताइए जरा मेरे को। बच्चा था, भटक गया था और पता नहीं क्या हो गया था। कौन था वो? आतंकी था। कितने सैनिकों की शहादत हो गई उसकी वजह से। मैं यही कह रही हूँ साहब, इसी माइंडसेट को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? जिसको लोग सुनते हैं, जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो वहां की रीजनल पार्टीज है, जो वहां के लोगों को बरगलाते हैं। मैं यही माइंडसेट बदलने की कोशिश बात कर रही हूँ। केंद्र में बैठी हुई सरकार सत्ता बनाने के लिए वैसे लोगों के साथ मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर सरकार बना ले, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए सबका साथ चाहिए होगा। सबका साथ नहीं है, क्योंकि अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। अगर वो नहीं चमकेगी तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? सबको, इसमें कहां कोई दो मत है, सबको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। रत्नाकर जी, सोहित जी, मैं आपके पास आती हूँ।